ओ एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रेस। गाइस हमने पढ़ा है प्री ग्रीको एरा के बारे में। आज हम ग्रीक्स के बारे में जान लेते हैं। पहले इनकी लोकेशन जान लेते हैं। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में आता है एजियन सी, इसके वेस्टर्न साइड में आता है आयोनियन सी और इसके साउदर्न साइड में आता है मेडिटेरियन सी। तो दिस वाज द लोकेशन ऑफ द ग्रीक्स। ग्रीक्स के बारे में जान लेते हैं गाइस। जो ग्रीक्स हैं वो पायनियर्स माने जाते हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली फॉर जियोग्राफी बट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। गाइस जो ग्रीक्स की एज थी उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स। एक, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, एंड सेकंड, बिकॉज ऑफ देयर philosophical and scientific attitude, because of their intellectuality. सो गाइस जो लोकेशनल फैक्टर था, आप देखते हैं कि जो लोकेशन थी ग्रीक्स की वहाँ पे प्रेजेंट थे माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज और क्लियर स्काई, जिससे क्या हुआ कि जो जियोग्राफी के हॉराइजन्स थे वो और ब्रॉड होने लगे। यानी इन चीज़ों ने इनको एक्सप्लोर करने में बहुत मदद दिया है। इन्होंने जियोग्राफी को गाइस डिफाइन किया है एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी को पढ़ने के लिए ग्रीक्स ने दो ट्रेडिशंस अपनाए। वन वाज द मैथमेटिकल ट्रेडिशन और वी कैन सी द एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन, एंड सेकंड वाज द लिटरेरी ट्रेडिशन। व्हाट वाज द लिटरेरी ट्रेडिशन गाइस? सिंपली ये वो ट्रेडिशन था जिसमें क्या करते थे ये लोग, ये नॉलेज को गैदर करते थे, फिर इसको पेन डाउन करते थे इन ऑर्डर टू पास दिस नॉलेज टू मेनी जनरेशन, सो दैट जो आने वाली जनरेशन है वो इसको पढ़ सके, वो इसको देख सके। गाइस जो 22 लेटर्स प्रेजेंट थे, ग्रीक्स ने क्या किया, उनमें इनकॉर्पोरेट किया है वावेल्स को, यानी वावेल्स को उनमें जोड़ दिया है। उससे क्या हुआ कि जो राइटिंग थी वो और कंप्रहेंसिव बन गई। और होमर्स के जो वर्सेस थे, होमर जो था ये एक ग्रीक स्कॉलर था और इसके जो वर्सेस थे उनको पहले ही पेन डाउन किया गया, पहले ही पेन डाउन किया गया है। ये कोई आम वर्सेस नहीं थी, ये वो वर्सेस थी जिनको लोग रिसाइट करते थे, जिनको लोग याद करते थे, फिर किसके लिए? इन ऑर्डर टू लिव दियर लाइवलीहुड। आइए गाइस होमर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गाइस जो होमर था ये एक ग्रीक स्कॉलर था, और ग्रीक स्कॉलर्स में एक कॉमन बिलीफ था, वो होमर को फादर ऑफ जियोग्राफी मानते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लिटरेरी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लिटरेरी ट्रेडिशन। इसके दो मोनूमेंटल वर्क्स है, एक का नाम ओडिसीज है और दूसरा इलाद। ओडिसी में उन्होंने जो जियोग्राफिकल अकाउंट था उस टाइम के वर्ल्ड, जो नोन वर्ल्ड था उस टाइम, उसका जियोग्राफिकल अकाउंट दिया है। और इलाद में उसने टॉर्जन वार का जिक्र किया है, यानी वो टॉर्जन वार पे फुली मुनहदिम थी। होमर का एक बिलीव था कि जो अर्थ है उसकी जो फॉर्म है वो सर्कुलर है, जिसको ऑल सराउंड करती थी ऑल साइड्स में कौन? ओशन या रिवर। गाइस होमर ही है जिन्होंने कंसेप्ट दिया है स्काई का। गाइस इट वाज द होमर हु डिस्क्राइब्ड फोर विंड्स, namely Boreas, which was from the north side, Eurus, which was from the east side, Notus, which was from the south side, and Zephyrus, which was from the west side. Next is Miletus. गाइस ये जो मिलेटस है ये एक सिटी थी। इसकी अगर हम लोकेशन देख लेते हैं तो यहाँ पे मिलेटस है जो कहाँ पे प्रेजेंट थी, ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द एशिया माइनर, इसकी लोकेशन थी। और जो होमर था वो, जो लोग वहाँ मिलेटस में रहते थे उनको रेफर करते थे एज सीरियंस। और यही सीरियंस उन्होंने ग्रीक्स यानी एशियंस से वार एक लड़ा था जिसका नाम टॉर्जन वार पड़ गया। और फिर क्या हुआ कि जो ये मिलेटस है ये फिर ग्रीक से मिल गई। और इसी मिलेटस से
कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ जियोग्राफर्स आए जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली वो फिर ग्रीक्स का ही हिस्सा बना। सो जो हम यहाँ पे स्कॉलर्स पढ़ेंगे जैसे कि थेलस, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, ये एक्चुअली हम ग्रीक्स में ही उनको पढ़ते हैं। आइए गाइस थेलस के बारे में जान लेते हैं। थेलस ऑफ मिलेटस यानी मिलेटस का रहने वाला कौन? थेलस। थेलस कौन था? ये एक ग्रीक जीनियस फिलोसोफर था, ट्रैवलर था, जिन्होंने बेसिक थॉर्म्स ऑफ जियोमेट्री दी हैं, यानी 6 बेसिक थॉर्म्स दी हैं जियोमेट्री के। पहला क्या कहा है इन्होंने? द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर। जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कौन? डायमीटर। Second one, the angle at either end of the base of an isosceles triangle are equal. Third one, when two parallel lines are crossed diagonally, जब दो lines क्रॉस ओवर करेंगे diagonally by a straight line, किससे? एक straight line से, इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। फोर्थ वन, जो सेमी सर्कल में एक एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है ऑलवेज। फिफ्थ, द साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स के, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के, वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। सिक्स्थ वन, दो ट्रायंगल्स तब ही कन्ग्रुएंट होंगी कब? जब उसके दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होंगे। गाइस जो थेलस था इसका एक बिलीफ था कि जो अर्थ है इट इज़ अ डिस्क। ये एक डिस्क है जो किस पे फ्लोट करती है? वाटर पे। और ये वो पहला इंसान है जिसने क्या किया है? स्टार्ट किया है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ एंड द लोकेशन ऑफ द थिंग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। यानी इसने एक ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया है, मैथमेटिकल ट्रेडिशन। नेक्स्ट इज एनेक्सिमेंडर। हु वाज एनेक्सिमेंडर? गाइस जो एनेक्सिमेंडर था ये एक ग्रीक फिलोसोफर था जो साइंस के बारे में बहुत कुछ जानता था, और साइंस के बारे में नहीं बल्कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस जो हैं उनके बारे में जानता था। गाइस इन्होंने जीनोम को इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट वाज दिस? इट वाज एक्चुअली द पोल विच वाज सेट वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे क्या करते थे? जो शैडो थी सेलेशियल बॉडीज की या सन की, उसे मेजर करते थे। फिर उनकी लेंथ को मेजर किया जाता था, और फिर उनकी लेंथ को मेजर किया जाता था बाय मीन्स ऑफ शैडो। गाइस जो एनेक्सिमेंडर हैं ये फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी हैं और फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जीनोम ही इज़ द फाउंडर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। गाइस एनेक्सिमेंडर ने मैकेनिकल मॉडल ऑफ वर्ल्ड दिया है, और ये वो पहला है जिसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने क्या किया है? टू प्रोड्यूस वर्ल्ड मैप ऑन स्केल। इन्होंने स्केल इस्तेमाल की है वर्ल्ड मैप को बनाने में। जो वर्ल्ड मैप उन्होंने बनाया है ये इंफॉर्मेशन कहाँ इसने गैदर की? ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है सुमेरियंस से। जो सुमेरियंस लोग थे वो मैप्स को मैप्स बनाने का बहुत शौक रखते थे, और वो भी पिक्टोरियल मैप्स। और इन्हीं पिक्टोरियल मैप्स ने उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की और प्रिपेयर किया है वर्ल्ड मैप। नेक्स्ट इज हिकेटियस। ये हिकेटियस कौन है गाइस हिकेटियस एक पायनियर स्कॉलर है, हिस्टोरियन है ग्रीक्स का, और प्रोज राइटर, अर्लीस्ट प्रोज राइटर ऑफ ग्रीस। गाइस हिकेटियस वो ग्रीक स्कॉलर हैं जिसने जो इंफॉर्मेशन उस टाइम प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको क्लासिफाई किया है। उस सारी इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्लासिफाई किया है और उसको लाया है कहाँ?
मिलेटियस, उसको पास ऑन किया है मिलेटस तक। गाइस इसकी एक मोनूमेंटल वर्क है जस्पिरोडिस, और वी कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। गाइस ये जस्पिरोडिस क्या थी? इट वाज द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द देन नोन वर्ल्ड। जो उस टाइम का वर्ल्ड था उसकी सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन थी, और इसके दो पार्ट्स थे। पार्ट ए जो डील करता था किससे? इंफॉर्मेशन अबाउट द यूरोप के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी। एंड सेकंड पार्ट डील्स विथ लिबिया, और वी कैन सी अफ्रीका एंड माइनर एशिया। जो अफ्रीका और माइनर एशिया की जो इंफॉर्मेशन थी वो पार्ट बी में थी। गाइज इसकी एक बुक थी जिनोलॉजीज, और ये बुक किस पे थी? ऑन मिथोग्राफी। गाइज ये वो पहला लोगोग्राफर है जिसने डिस्टिंग्विश किया है मिथ को किससे? हिस्टोरिकल फैक्ट्स से। नेक्स्ट इज हेरोडोटस। हेरोडोटस को कौन नहीं जानता है? ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, फादर ऑफ इथिनोग्राफी है। गाइज इसकी एक फेमस कोट है, ऑल हिस्ट्री विल बी ट्रीटेड मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। यानी आपको जियोग्राफी को ट्रीट करना है एज हिस्ट्री, और हिस्ट्री को ट्रीट करना है एज जियोग्राफी। सो दैट इज़ वाई हमें ज़रूरत पड़ती है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, सो दैट हम जान सके। अगर हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये इम्पोर्टेंट बनता है कि हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो। गाइस जो हेरोडोटस है इसका कंसेप्ट था कि जो इजिप्ट था इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिवर नाइल, और जो डेल्टा की जो फॉर्मेशन होती थी, और जो इसका ये भी कंसेप्ट था कि जो डेल्टा जो बनता है किससे बनता है? फ्रॉम द सेडिमेंट्स एंड द मड दैट वर ब्रॉट बाय द रिवर। गाइस ये वो पहला इंसान है जिन्होंने कंसेप्ट दिया है किसका? विंड्स के बारे में, कि विंड्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इनका कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया कि जो हाई प्रेशर वाली विंड होगी वो कोल्ड होगी, और जो लो प्रेशर वाली विंड होगी वो हॉट होगी। गाइज ही वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द एज ऑफ द अर्थ, टू मेजर द एज ऑफ द अर्थ। और जब इन्होंने मेजर किया है एज ऑफ द अर्थ वो कितना आया? 440 मिलियन ईयर्स। that was far from the present age of the earth, that is 4.6 billion years. Next is guys Hellenic and Hellenistic. Who are Hellenic and who are Hellenistic? Basically both are Greeks, but खाली फ़र्क इतना है कि जो हेलेनिक हैं ये वो लोग हैं जो जिनको हम क्लासिकल ग्रीक्स भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उससे पहले जो लोग रहते थे, और हेलेनिस्टिक वो लोग थे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद आए, उनको हम हेलेनिस्टिक कहते हैं। और जो हेलेनिस्टिक लोग थे ये डिफरेंट थे फ्रॉम हेलेनिक इन टर्म्स ऑफ देयर फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस, टेरिटरी, एंड they changed from democracy to monarchies. That is why हम देखते हैं कि फिर इन पे कब्जा किया है किन्होंने? रोम ने, यानी रोमन्स ने। नेक्स्ट इज सोक्रेट्स। गाइस जो सोक्रेट्स था ये एक स्ट्रेंज ग्रीक फिलोसफर था, ये एक फाउंडिंग फिगर थी वेस्टर्न फिलोसफी की। गाइस जो सोक्रेट्स था इसका पढ़ाने का जो आर्ट था, जो टेक्निक थी वो कुछ डिफरेंट थी। दैट इज़ वाई हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सोक्रेटिक मेथड। उसमें ये क्या कहता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सो दैट उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। सोक्रेटिस के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी है। अगर हमें
थोड़ा कुछ मिलता है तो वो उनके टेम्पररीज से मिलता है, यानी उनके स्टूडेंट्स से, फॉलोअर्स से। तो एज वी नो दैट द प्लेटो वाज द ग्रेट कंटेम्पररी ऑफ सोक्रेट्स। तो थोड़ा सा प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। गाइस, जो प्लेटो था, ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, जिसका नाम उन्होंने दिया है द एकेडमी। इसकी एक वर्क टाइमोस है, जिसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है किसको, स्पेस और मैटर को, और कहा कि विदाउट मैटर देयर इज नो स्पेस। गाइस, जो प्लेटो था वो मास्टर माना जाता था किसका, डिडक्टिव रीजनिंग का, यानी डिडक्टिव अप्रोच उन्होंने अपनाया है। ये डिटेक्टिव अप्रोच क्या होता है, फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर, जनरल से पर्टिकुलर जाना। ये वही बात अगर हम करेंगे एरिस्टोटल की, तो उन्होंने कौन सा अप्रोच अपनाया है, उन्होंने अपनाया है, एरिस्टोटल ने, इंडक्टिव अप्रोच, दैट मीन्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। गाइस, ये वो पहला स्कॉलर है, फर्स्ट स्कॉलर है जिसने क्या आइडिया दिया है राउंड अर्थ का, यानी जो अर्थ है ये राउंड है और कहाँ प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और इसके आगे कौन रिवॉल्व करता है, सेलेशियल बॉडीज। और ये सेलेशियल बॉडीज किस मोशन में रिवॉल्व करते हैं, इन ए सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल। गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एरिस्टोटल है इसने कौन सा मेथड अपनाया है, इंडक्टिव रीजनिंग का, यानी इंडक्टिव अप्रोच उन्होंने अपनाया है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। गाइस, जो एरिस्टोटल है उन्होंने साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो स्फेरिकल, जो कि अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है, बाय रीडिंग द ल्यूनर इक्लिप्सेस। उन्होंने रीड किया है ल्यूनर इक्लिप्सेस को और बताया साइंटिफिकली कि जो अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है। एरिस्टोटल का कंसेप्ट, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है गो एंड सी का, दैट मीन्स जाओ और देखो, दैट मीन्स उन्होंने फील्ड वर्क पे जोर दिया है। गाइस, उन्होंने फार्मुलेट किए हैं कुछ लॉज, जिन्हें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहते हैं फॉर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। हमें व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हाई, उन लॉज से इन सवालों का जवाब मिलता है। किसका, व्हाट, वायर, अगर ये चीज़ है कहाँ है, हाउ, क्यों, वाई, कहाँ है, क्यों है। इन चीज़ों का जवाब हम हमें किन से मिलता है, फंडामेंटल लॉ से या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ने, जो अरिस्टोटल ने दिए हैं। गाइस, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है कि जो हैबिटेबल वर्ल्ड था उसमें वेरिएशंस आती थी, उसमें वेरिएशंस थी, यानी उन्होंने कंसेप्ट ऑफ वेरिएशंस दिया है। ये वेरिएशंस क्यों आती थी, बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल पोजीशन। नेक्स्ट इज गाइस अलेक्जेंडर। गाइस, आप सबको पता है कि जो अलेक्जेंडर है ये एक ग्रेट कनकरर था। इन्होंने एक सिटी को फाउंड किया है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया दिया गया। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादातर हिस्टोरिकल और रीजनल जियोग्राफी में है। इनका मेन कंट्रीब्यूशन रीजनल जियोग्राफी में रहा है और हिस्टोरिकल जियोग्राफी में रहा है। नेक्स्ट इज गाइस इरास्तोस्थेनस। गाइस, जो इरास्तोस्थेनस है, जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं हमें पहले ही बताया देता है कि जो टर्म जियोग्राफी है वो किसने दी है, इरास्तोस्थेनस। तो इरास्तोस्थेनस वाज द फर्स्ट हु गिव द टर्म जियोग्राफी। इरास्तोस्थेनस कौन था, ही वाज द फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर। ये पहला साइंटिफिक जियोग्राफर था। गाइस, इन्होंने सिंपल जियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेट क्या किया है, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। और जब इन्होंने ये कैलकुलेट किया है तो ये कितना आ गया, 40,232 किलोमीटर्स। गाइस, यही वो इंसान है जिसने यूज़ किया है किसको, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि स्केल का यूज़ किया गया था किस में,
वर्ल्ड मैप को बनाने में। इसने भी यूज़ किया है स्केल को किस में, टू ड्रॉ द वर्ल्ड मैप। इसका भी ये कॉमन बिलीफ था कि जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल। इनकी एक फेमस कोट है क्या, स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। वो जियोग्राफी को एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, इट इज़ द अर्थ, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। यानी जो हम जियोग्राफी स्टडी करते हैं, एक्चुअली वी स्टडी द अर्थ, जो क्या है, एक होम है किसके लिए, इंसान के लिए। गाइस, इसका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है जियोग्राफी का। ये एक रिमार्केबल वर्क है इरास्टोस्थेनेस का, और ये वो पहला इंसान है जिसने क्या किया, इसने क्या किया, वर्ल्ड को इन्होंने डिवाइड किया है 5 जोन्स में, क्लाइमेटिक जोन्स में। गाइस, इन्होंने वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। वन इज़ टॉरिड जोन, वन इज़ टेम्परेट जोन एंड वन इज़, इरास्टोस्थेनेस ही वो पहला इंसान है जिन्होंने वर्ल्ड को डिवाइड किया है 5 क्लाइमेटिक जोन्स में। वन वाज टॉरिड जोन, वन टॉरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन्स एंड 2 फ्रिजिड जोन्स। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, दिस वाज वन torrid zone, this was two temperate zones, and then this was frigid zone. So guys, इन्होंने डिवाइड किया है वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में, और यही वो इंसान है जिसने क्या किया है, ही मेजर्ड द डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उन्होंने मेजर किया है लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को, और फॉर दिस रीज़न उसको कंसिडर्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ जियोडेसी। दिस वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इरास्टोस्थेनेस। नेक्स्ट इज हिप्पोक्रेट्स। गाइस, हिप्पोक्रेट्स ने एक बुक लिखी है जिसका नाम ऑन आयर वाटर प्लेसेस। उसमें वो एक्सप्लेन करता है क्या, मैन नेचर रिलेशनशिप in the context of climatic conditions. Next is Hipparchus. Who was Hipparchus? Guys, Hipparchus वो स्कॉलर है जिसने क्या किया है, कंसेप्ट ऑफ एस्टैब्लिश किया है, कंसेप्ट ऑफ लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ईच प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी उस टाइम नोन प्लेसेस थी गाइस, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में उन्होंने एक कंसेप्ट को एस्टैब्लिश किया है। और इसमें इसने किसका इस्तेमाल किया है, एसेरियन अर्थमेटिक का। इसने डिवाइड किया है अर्थ, इसने डिवाइड किया है सर्कल को इनटू 360 डिग्रीज। गाइस, इसका एक और कंट्रीब्यूशन जो है वो है इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलोब। गाइस, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिमिलर है जस्ट लाइक जो एनेक्सिमेंडर्स जीनोम है उससे मिलता जुलता है। फ़र्क बस इतना ही है, जो एस्ट्रोलोब है ये इजी टू हैंडल है। नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज पोसिडोनियस। गाइस, ये जो पोसिडोनियस है इसने एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो डिफरेंट रेसेस हैं, जो डिफरेंट रेसेस हैं या जो लोग हैं उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने एक, सो दैट इज़ वाई ही इज़ आल्सो कॉल्ड, so that is why he included the representation of the geography of the races. That is why जब
उन्होंने ये देखा कि डिफरेंट रेसेस में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। उन्होंने जियोग्राफी ऑफ रेसेस स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट की। ही रिकैलकुलेटेड द अर्थ's सरकमफ्रेंस। जैसा कि हम देखते हैं, जो इरास्टोस्थीनस है उसने इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ मेजर किया है। यहाँ पे पोसिडोनियस भी क्या करता है, रिकैलकुलेट, एक बार कैलकुलेट किया है एरोस्थोस्थेनिस ने। यहाँ पे पोसिडोनियस रिकैलकुलेट करता है सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, और जो ये डेटा आता है, ये आता है 18000 माइल्स, यानी 18,000 माइल्स, जो कि बहुत कम आता, जो कि बहुत कम है। इरास्टोस्थीनु के इरास्टोस्थीनस इरास्टोस्थीनस ने जो वैल्यू कैलकुलेट किया था उससे बहुत कम है। जो पोसिडोनियस ने मेथड अपनाया है फॉर कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ relied on the altitude of the star canopus। उसने सिंपल मैथमेटिक्स अपनाया है वहाँ पे। इसने किसका यूज़ किया है, altitude of the star canopus। So guys, this was all about the Greeks. Next we will see the Romans era now। मैंने आप पहले ही कहा है कि जो हेलेनिक हैं और हेलेनिस्टिक हैं, जो अलेक्जेंडर के बाद जो आए हैं, इरास्टोस्थीनस, हिप्पोक्रेटस एंड हिपेरिकस, पोसिडोनियस, इनको फिर इनका जो रहन सहन था दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक्स। दैट इज़ वाई जो रोमन्स हैं उन्होंने किनको कनकर करना, इन्होंने इनको कनकर करना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ वाई जो रोमन्स का जो रोल था वो एक्सपेंड होने लगा, और फिर जो, और इसके बाद रोमन्स ही आए। सो रोमन्स के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।